हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। मैं अभिषेक कुमार। आज मैं डील करने वाला हूँ क्लास 12 का फिजिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज। क्या है? चार्ज। यहाँ जो है वो थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे। यहाँ पे चार्ज जो है वो चार्ज वैसे तो हम लोग को दिखता उगता नहीं ना। जैसे कि आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, जो मैकेनिक्स पढ़े, तो उसमें आपको लोग को पुली दिखता होगा, स्प्रिंग ब्लॉक दिखता होगा, तो सब कुछ सामने दिख रहा हो, उसके बाद उसको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज किसी को दिखता उगता है नहीं भाई, चार्ज तो दिखता नहीं है। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले चार्ज को डिफाइन कैसे करें, तो इसका जो डेफिनेशन है वो है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes is to experience a force when placed in a electromagnetic field। क्लियर? चार्ज क्या है? चार्ज मैटर का प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है मैटर का प्रॉपर्टी है। जब उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। क्लियर? उसी को बोलते हैं चार्ज। अब आती बात चार्ज का रिप्रेजेंटेशन। चार्ज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज, आई बात समझ में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड पॉइंट जो आता है चार्ज के बारे में, वो आता है कि इसका एसआई यूनिट क्या है। वैसे तो आप लोग जानते हैं चार्ज का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो क्या है? कूलम है। क्या है? कूलम, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। एक और होता है सीजीएस यूनिट। वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्ट में बोलते हैं ESU। अब बात करते हैं कि 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। इसके इक्वल होता है। 1 कूलम जो चार्ज है वो 3 × 10⁹ ESU होता है। इसे याद रखें, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस समय इसका यूज पड़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज का टाइप्स कितने? तो ये तो सभी लोग जानते हैं भाई, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं दो तरीके। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। आप लोगों को पता पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे कब आता है या नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे कब आता है? अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लीजिए अभी मेरे से। एग्जाम्पल ले रहे हैं एक एटम सोडियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस सबसेल में
डिस्ट्रीब्यूट करें हम तो फर्स्ट सेल में 2 आएगा, सेकंड सेल में 8 आएगा और थर्ड सेल में 1, K11 जानते ना। अब देखिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो भी अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अपना ऑक्टेट फुलफिल कर ले या स्टेबल हो जाए। लेकिन ये क्या है, अभी स्टेबल नहीं है, तो ये क्या चाहेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिलीज कर दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एनर्जी का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया भाई। अब इसके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितना बचा, ओवरऑल अब इलेक्ट्रॉन बचा 10 इलेक्ट्रॉन। पहले कितना था, 11 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कम हुआ। और प्रोटॉन तो 11 ही था, लेकिन प्रोटॉन अब क्या हुआ, अब अगर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया है तो प्रोटॉन कितना हो गया 11, तो प्रोटॉन क्या हुआ ओवरऑल यहाँ पे बढ़ गया। कितना चार्ज से बढ़ा, +1। इसलिए Na पे क्या आता है, Na पे +1 आता है। क्लियर। उसी तरह से अगर नेगेटिव का बात लें, नेगेटिव का एग्जांपल है तो ले लेते हैं क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसका मतलब क्या है कि 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है भाई। क्लियर। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, क्या है इसका कंडीशन है, 2 8 7, 2 8 7, 17 हो गया। आउटरमोस्ट सेल में कितना, 7, चाहिए कितना 1, या तो रिलीज कर दे या तो गेन कर ले। रिलीज करना काफ़ी मुश्किल है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी की खपत ज़्यादा होगी, तो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो पहले से इलेक्ट्रॉन कितना था 17, अब इलेक्ट्रॉन गेन किया कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब पहले से प्रोटॉन कितना था 17, वो भी 17 ही अभी, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन कितना से बढ़ा, 1 से, इसलिए क्लोरीन पे 1-। तो इसी तरह से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, इसमें हो क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज में देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जा रहा है, तो प्रोटॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन का जो नंबर है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो मीन्स बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इसको लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। क्लियर, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के केस में क्या लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन कीजिए इसको, इरेज कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये कैसा चार्ज इसको बोल रहे हैं, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्ज है, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यही अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नेगेटिव रहे, जिसे बोल सकते हैं सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज वो क्या रहेगा, वो रिपेल करेगा। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन। आई बात समझ में। पॉजिटिव नेगेटिव क्या, अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या, रिपल्सन। क्लियर। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बोले तो इसके पास नो डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात हम नहीं कर सकते। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात नहीं होती है।
केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड मीन्स 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, दीज आर द मैग्नीट्यूड। क्लियर? और ये इंडिकेट और ये जो एक्सप्लेन करता है, स्केलर क्वांटिटी है, ये एक्सप्लेन भी करता है। वी कैन ऐड चार्जेस algebraically we can add charges algebraically means अगर एक कोई सिस्टम है उसमें चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4। अब बोला जाए टोटल चार्ज बताइए सिस्टम का, तो क्या करें हम? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू Q टोटल। तो ये जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताता है हमें। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, नोट डाउन कीजिए इसे। सेकेंड, मास कैन एग्जिस्ट without charge but charge cannot exist without mass। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जो मास है वो बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है, बट जो चार्ज है वो बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ले लें, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसमें, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल पार्टिकल। क्लियर? तो जो न्यूट्रॉन है उस पर तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, बट इसका कुछ तो मास है, बट इट हैज अ मास। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, बट इसके पास मास तो है। तो एग्जांपल ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये वेरीफाई हो गया यहाँ से। क्लियर? अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है, इसी में इंक्लूड किया हुआ है, उसको वेरीफाई करते हैं। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जो चार्ज है मास के विदाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है और इसके पास मास भी है, प्रोटॉन के पास चार्ज भी है और उसके पास मास भी है। तो ये जो सेकेंड जो पॉइंट लिखे ये क्या है? ये भी क्या हुआ? वेरीफाई हो गया। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है थर्ड, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। रिलेटिविस्टिक चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट means charge does not depends upon a speed। means charge does not depend upon speed।
चार्ज जो है स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मीन्स अगर हम मान लें कि हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, मान लें हमारे पास क्या है 1 कूलम चार्ज है, और इसको हम 100 मीटर पर सेकेंड से क्या करें, मूव करवा दिए, चार्ज को 100 मीटर पर सेकेंड से मूव करवा दिए। तो इसका मतलब नहीं कि 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो यहाँ पे 1 कूलम की जगह पे 100 कूलम हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। अब क्या होगा कि जो चार्ज 1 कूलम था वो 100 मीटर पर सेकेंड को मूव करने के बाद भी कितना रहेगा, वो 1 कूलम ही रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, उसका मतलब ये है। क्लियर? बट इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम एक स्टेटमेंट, बट मास डज नॉट डज मास बट मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। मीन्स अगर कोई मास है, कोई बॉडी है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ए, इसका कुछ मास है 20 kg और ये मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, इसका मास वेरी करेगा। ए का जो मास है यहाँ पे क्या करेगा, वेरी करेगा। क्लियर? तो जो मास है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कोई भी स्पीड से मूव करेगा तो उसका मास जो है वो डिक्रीज हो सकता है और इंक्रीज हो सकता है। क्लियर? नोट डाउन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है थर्ड फोर्थ पॉइंट, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड ये बताना क्या चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो चार्ज है, चार्ज टेक ओनली फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड और पर्टिकुलर वैल्यू लाइक 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन। अब इसे समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जैसे बता रहे हैं हम कि जो क्लास का स्ट्रेंथ है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्लास का स्ट्रेंथ क्या है, क्वांटाइज्ड है। मीन्स क्लास का जो स्ट्रेंथ है वो स्टूडेंट का क्या हो सकता है, 51 हो, 50 हो, 60 हो, इस तरह का स्ट्रेंथ हो सकता है। लेकिन कभी ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि जो क्लास का जो स्ट्रेंथ है वो 60.5 है या 50.5 है। ऐसा तो नहीं है कि 0.5 वाला बच्चा भी वहाँ पे पहुँचा हुआ है। क्लियर? तो क्या बोला गया कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। मीन्स चार्ज केवल इंटीग्रल वैल्यू ही ले सकता है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले रहा है। क्लियर? तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड मीन्स it can मीन्स इसको लिख सकते हैं, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज बोले तो फंडामेंटल जो चार्ज है वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू क्या था 1.6 × 10⁻19 कूलम। दिस इज द फंडामेंटल चार्ज, स्मॉलेस्ट। क्लियर? तो ये जो चार्ज है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। इसे कहीं कहीं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी लिख देते हैं।
वैसे कोई ये दोनों क्या है, सेम ही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बोथ आर सेम। इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज Q is equal to plus minus and E. Memorize this. Where Q is charge and is integer, E charge on electron. क्लियर? जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज पूछे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये लिखिए, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ से। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है हमारा वो है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व मीन्स एक आता है इस एनालॉगस, आप लोग देखे होंगे, एनर्जी इज कंजर्व। उसका डेफिनेशन क्या लिखते थे हम लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में था, उसको लिखते थे, डिफाइन करते थे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज या फिर ट्रांसफर्ड, ये लिख सकते। उसी तरह से चार्ज को भी लिख सकते हैं, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can only transferable, ये केवल ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज केवल ट्रांसफर हो सकता है। इसका जो एक्चुअल जो हमें डेफिनेशन पढ़ना है वो पढ़ना है नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका जो एक्चुअल है डेफिनेशन वो है कि नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसे समझें, जैसे मान लें ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स इसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो हमारा बाउंड्री है वो कैसा बाउंड्री है, इंसुलेटिंग बाउंड्री है। कैसा बाउंड्री है, इंसुलेटिंग। ऐसे मान लेते हैं कि कोई 4 कूलम या ये 5 कूलम हो गया, ये 6 कूलम हो गया। क्लियर? टोटल यहाँ पे देख रहे हैं, अगर टोटल चार्ज को हम निकालें, कैलकुलेट करें तो कितना है, 5 6 11 11 प्लस 4 कितना आया, 15। अब ये सिस्टम को हम क्या किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किए, थोड़ा सा क्या किया, डिस्टर्ब किए। तो डिस्टर्बेंस के बाद भी इसमें टोटल हमारा 15 कूलम चार्ज ही मिलेगा। मीन्स चार्ज क्या हुआ, चेंज, जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। इसलिए बोला गया है कि नेट जो चार्ज है, नेट चार्ज मीन्स टोटल चार्ज, यहाँ भी 15 हो रहा है, यहाँ भी 15 कूलम हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, 15 कूलम। तो जो टोटल चार्ज है इस आइसोलेटेड सिस्टम का क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टर्बेंस के पहले और डिस्टर्बेंस के बाद। यहाँ पे लिख रहे हैं बिफोर डिस्टर्बेंस, आफ्टर डिस्टर्बेंस, आफ्टर डिस्टर्बेंस। क्लियर? और हम जानते हैं यहाँ पे कि जो चार्ज है वो कुछ इफेक्ट्स शो करता है या फिर प्रोड्यूस करता है, जिसे हम देख सकते हैं, चार्ज प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स like electric field,
मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन इसका टेबल थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं जो चार्ज स्टेशनरी पे है वो इफेक्ट जो क्या शो कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि कोई चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो वो क्या इफेक्ट शो करेगा, और अगर कोई चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो वो क्या इफेक्ट शो करेगा। तो कुछ टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, इसे देख लें। फर्स्ट है हमारा स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज मीन्स चार्ज विच इज एट रेस्ट, क्लियर, स्टेशनरी चार्ज। सेकेंड है हमारा चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। थर्ड है हमारा चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, क्लियर। वो क्या क्या इफेक्ट्स शो करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इफेक्ट वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन शो करेगा इसमें वो। जो सेकंड है हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है हमारा रेडिएशन। तो जो स्टेशनरी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हम लोग जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो टॉपिक चार्ज, उसके बाद आएंगे हम लोग कूलम्स लॉ पे, उसके बाद फिर आएंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो स्टेशनरी जो चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। जो चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट शो करता है। लेकिन जो चार्ज जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा हो, वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन के बारे में हम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अभी से नोट डाउन करें। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, 2 पॉइंट है छोटा सा, उसे जान लें कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लें हमारे पास बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से। तो इस ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास न कुछ तो मास है, कुछ ना कुछ मास है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ जो मास है वो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 4 इंटू इलेक्ट्रॉन कर दें तो सारे का क्या होगा, मास निकल जाएगा। तो इस बॉडी का क्या हुआ, मास निकल गया। लेकिन अगर इस बात कर रहे हैं कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और ये अगर न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें 4 प्रोटॉन भी होगा, आई बात समझ में। न्यूट्रल बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन है, और इसमें से बाहर से एक्सटर्नल से क्या किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड किए हैं, किसमें, बॉडी ए में। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी इसमें क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका मास भी क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगा, क्लियर। अब जो इसका मास है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उसका मास बढ़ गया। मीन्स इस बॉडी का मास क्या हुआ, बढ़ गया। इस बॉडी का मास क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। मास ऑफ बॉडी ए विल इंक्रीजेस, क्लियर। तो ये ऐसा कब हुआ, जब उसमें नेगेटिव चार्ज आया। और नेगेटिव चार्ज आया इट मीन्स ये जो बॉडी है वो कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है, इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। तो ये जो बॉडी हमारा कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ से कंक्लूड करके लिख सकते हैं जनरली
when generally or negatively charged body, generally negatively charged body have greater mass, या फिर लार्ज मास। क्लियर? सिमिलरली लिख सकते हैं जनरली अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैव लेस मास, लेसर मास। क्लियर? इसको हम समझते हैं। अब जैसे मान लें अब हमारे पास एक बॉडी है बी, जिसके पास सेम कंसेप्ट ले रहे हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है भाई और 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज कब होगा? जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक निकला मीन्स इसके साथ कुछ इसका मास भी क्या हुआ, मास भी निकल गया। तो मास जब निकल गया तो क्या हुआ, इस बॉडी का जो मास है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। इस बॉडी का जो मास है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन निकलने पे अब कैसा चार्ज हो गया था, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ से कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसका मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेज ऑफ चार्जिंग। वेज ऑफ चार्जिंग मीन्स चार्ज करने के तरीके। तो जो फर्स्ट है हमारा वो है बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमारे पास एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी। यार ये तो किडनी जैसा लग रहा है। अच्छा किडनी बन गया ना, छोड़ो हटाओ, किडनी नहीं बना रहेगा भाई। ये हमारा बॉडी है ए और ये हमारा है बी। क्लियर है? ये दोनों को जब रब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो रब करने से क्या होगा, ये आपस में क्या होगा, कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि कांटेक्ट में होंगे तभी तो रबिंग होगा। तो कांटेक्ट में आने के बाद इसमें क्या जनरेट होगा, थर्मल एनर्जी जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी जनरेट होने के कारण वो जो एनर्जी है हमारा, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन लेगा इस बॉडी का, बी बॉडी का, ए बॉडी का, और वो क्या है कि ऑस्टरमोस्ट ऑर्बिट में रहता है भाई। तो वो क्या करेगा, इधर से चार्ज इसमें फ्लो करना चाहेगा, इधर से चार्ज इसमें फ्लो करना चाहेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि कुछ ना कुछ चार्ज जनरेट हो जाएगा इस बॉडी के ऊपर, जिस पे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो सेकेंड है बॉडी है हमारा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ए और ये बी बॉडी। क्लियर? अब बात करेंगे, अब जैसे बोलिएगा कि यहाँ पे भाई कि ए बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो, ये कैसे जाने, बी बॉडी पे कैसे चार्ज है, प्लस कैसे आ गया, ये कैसे जाने। तो इसके लिए एक लिस्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, वो जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे लिंक के थ्रू, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, अब कंडक्शन बोले मीन्स कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट मीन्स, अब देखें यहाँ पे एक बॉडी है हमारा
एक यहाँ पे एक डायग्राम हम बना रहे हैं, ये कोई थ्रेड है और ये थ्रेड से कोई एक कंडक्टर क्या है बंधा हुआ है, और ये जो थ्रेड है वो कैसा है, वो जो थ्रेड है वो हमारा नॉन कंडक्टिंग है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में हमें करना क्या है कि अनचार्ज्ड बॉडी, ये हमारा क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी है, ये जो हमारा है अनचार्ज्ड बॉडी है, या बोल सकते हैं न्यूट्रल बॉडी है, हमारा ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी है मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। क्लियर? ये जो हमारा थ्रेड है वो है नॉन कंडक्टिंग, ये जो हमारा थ्रेड है वो है नॉन कंडक्टिंग। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ला रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ला रहे हैं बॉडी, लेकिन वो क्या है, कांटेक्ट में रहना चाहिए। ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है वो क्या आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। क्लियर? तो ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो हायर पोटेंशियल है। और हम जानते हैं कि नेचर में कोई भी चीज़ अगर फ्लो करता है उसका नेचर है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये फ्लो करता है। तो ये जो चार्ज है हमारा, ये जो बॉडी है वो हमारे हायर पोटेंशियल पे है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो ये क्या करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या करेगा, फ्लो करना चाहेगा, फ्लो करना चाहेगा। ठीक है? और तो कितना चार्ज इसमें फ्लो करेगा ये डिपेंड करता है उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है और उसका मटेरियल कैसा है। अगर ये जो मटेरियल बना हुआ है अनचार्ज बॉडी का और जो ये चार्ज बॉडी है, ये दोनों का मटेरियल सेम हो, शेप हो सेम हो और बाकी सेम हो, तो ये क्या होगा कि इसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि ये जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जब ये चार्ज फ्लो किया, तो चार्ज फ्लो करने के बाद ये जो अनचार्ज बॉडी है, ये जो अनचार्ज बॉडी है उस पर कितना 2 पॉजिटिव और इधर 2 पॉजिटिव, मीन्स ये जो हायर पोटेंशियल पे था चार्ज बॉडी उस पर 2 चार्ज बचा हुआ है और जो अनचार्ज था उस पर कितना है 2। मीन्स जो चार्ज बॉडी था उसका चार्ज अब क्या हुआ, डिक्रीज हो गया और इसका चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्लियर? तो चार्जिंग बाय कंडक्शन यही बताता है कि जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तो जो हायर पोटेंशियल वाला जो बॉडी है उससे क्या होता है कि चार्ज फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल वाले में और वो भी बॉडी हमारा क्या होता है, चार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखना चाहेंगे, इन दिस मेथड चार्ज्ड बॉडी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है हमारा, इस कंडक्टर को चार्ज करने के लिए दूसरे कंडक्टर को चार्ज होना कंपलसरी है, तभी इसको हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है? ये जो कंडक्शन है वो कंडक्टर में जनरली होता है और जो फ्रिक्शन है वो इंसुलेटर में होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या, इसमें कांटेक्ट में नहीं आना है भाई, नॉट इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में नहीं आना है। क्लियर? अब सेम थ्योरी, बस करना क्या है, इसमें भी चार्ज करना है, बट जो पहले वाले केस में हम जो बात कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, कांटेक्ट में ला रहे थे, टच कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, वैसा सिस्टम नहीं है। ये भी नॉन कंडक्टिंग इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब इसको हम चार्ज करेंगे तो अगर ये कंडक्टिंग होता है तो जब इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज इधर भी फ्लो कर जाता है, तो इस पर इफेक्ट क्या शो नहीं भी कर सकता था, इसलिए इसको क्या लिया, नॉन कंडक्टिंग, ताकि इसका इफेक्ट हमें पता चले। नॉन कंडक्टिंग ये हमारा फिर से क्या है,
ये अनचार्ज बॉडी है। ये कैसा है? अनचार्ज बॉडी। देखिए हम सब जितने सारे भी वेज ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं उसमें हम कर क्या रहे हैं कि जो अनचार्ज बॉडी है उसे क्या करें? चार्ज कर रहे हैं। क्लियर? यही काम है अनचार्ज बॉडी। ये जो अनचार्ज बॉडी है इसको न्यूट्रल बॉडी भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब क्या ला रहे हैं हम यहाँ पे? एक फिर से एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्लियर? इसके नज़दीक लाना है, टच नहीं करना है, याद रखें टच नहीं करना आपकी बार। इस प्रोसेस में बिना टच किए हुए इसमें चार्ज जनरेट कर देना है। तो देखिए जब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस अनचार्ज बॉडी के नियर बाय आया तो क्या हुआ? इसमें जो हमारा न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में इसमें क्या है? कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? इक्वल है। हमने पहले भी लिखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है? इस अनचार्ज बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। तो अब कर क्या रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इसके जब नज़दीक लाए हैं तो क्या हुआ? इसमें जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिव के कारण क्या हुआ? अट्रैक्ट हुआ। तो सारा इलेक्ट्रॉन मूव करके इस सरफेस की तरफ आ गया। मान लेते हैं कि 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है इधर यहाँ आया और ये पॉजिटिव के कारण इसमें जो पॉजिटिव प्रोटॉन है वो रिपेल किया इसको, और रिपल्सन के कारण किधर गया? इस एंड की तरफ आया। क्लियर? अब देखें कि इसके कारण ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? ये इफेक्ट शो कर रहा है पोलराइजेशन। मतलब ये क्या हुआ? ये जो बॉडी है वो पोलराइज हो गया। पोलराइज किसको बोलते हैं भाई? ये देखो ये जो हमारा जो बॉडी है अनचार्ज बॉडी, ये पोल में बट गया, ये पॉजिटिव पोल हो गया, नेगेटिव पोल हो गया, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ये पोलराइज हो गया। तो पोलराइज कब हुआ? जब इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए। अब पोलराइज हो गया तो इसका मतलब क्या? ये चार्ज हो गया? नहीं, ये चार्ज अभी नहीं हुआ। तो चार्ज इसको करें कैसे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये स्टेप 1, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे हम? जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे? जो पोलराइज हुआ है बॉडी उसमें हम क्या करें? अर्थिंग कनेक्ट कर दें। क्या कनेक्ट कर दें? अर्थिंग कनेक्ट कर दें। अर्थिंग। अब अर्थिंग कनेक्ट करने से होगा क्या? अब वो देखते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जब इसमें हम अर्थिंग कनेक्ट किए, ये सिंबल क्या है? अर्थिंग का सिंबल है भाई। तो इस एंड के तरफ लेफ्ट वाले एंड में क्या था? नेगेटिव चार्ज, और राइट वाले एंड में क्या था? पॉजिटिव चार्ज। तो जब अर्थिंग कनेक्ट किए तो इधर से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन फ्लो किया भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते क्या हुआ? इतना फ्लो किया कि इसका जो इफेक्ट है पॉजिटिव का वो क्या किया? कैंसिल आउट कर दिया, उसका इफेक्ट कम कर दिया। तो अब जो इसमें क्या है? अब जो इसमें अनचार्ज बॉडी में अब जो है चार्ज कैसा रह गया? चार्ज पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसको क्या किया? हम वायर को कट कर दिए। वायर को क्या किए हम? अब कट कर दिए। वायर को क्या किए? कट किए। तो इसमें अब के क्या है? सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है। सारा का सारा क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज चला गया। तो इंडक्शन में क्या होता है? जब भी हम पॉजिटिव चार्ज को अनचार्ज बॉडी के सामने ले जाते हैं तो उस पर कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। क्लियर? और अगर बोले क्वेश्चन में कभी दे दे, थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ देता है कि बॉडी ए है हमारा, लेट्स से बॉडी ए जो कि स्फीयर है, और बॉडी बी, बोले इस पर नेगेटिव चार्ज चाहिए बाय द इंडक्शन प्रोसेस, इस पर नेगेटिव चार्ज चाहिए तो ए को कौन सा चार्ज होना पड़ेगा? तो अगर इस पर नेगेटिव चाहिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा, इसको अगर पॉजिटिव बना तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आज हम देखें वेज फर्स्ट देखें हम चार्ज के बारे में पढ़े, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जाने, फिर वेज ऑफ चार्जिंग जाने। ठीक है? अब जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा कूलम्स लॉ पे। तब तक पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू।